अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। जो सामने आपको डायग्राम नज़र आ रही है न्यूमेरिकल नंबर 1 की डायग्राम में। तो डायग्राम में हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि अर्थ से एक बीम ऑफ लाइट जो है वो मून के ऊपर फॉल करवाई जा रही है। इसको आप इस तरह से कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट है जो कि लेज़र बीम को फॉल करवा रहा है मून के ऊपर। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जो मून है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। उसकी वैल्यू कितनी है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। और जो बीम लेज़र बीम फॉल करवाई जा रही है उस लेज़र बीम में हमें एक स्पेशल फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि वो लेज़र बीम डाइवर्ज कर रही है। अब वो डाइवर्ज क्यों कर रही है, इसके 2 रीज़न्स हैं। फर्स्ट वन ये है कि अर्थ और मून की बिटवीन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से जो लेज़र बीम है वो डाइवर्ज कर जाती है, मतलब फैल जाती है। लेकिन सेकेंड रीज़न क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी लेज़र बीम को डाइवर्ज करवा देती है। ठीक है। अच्छा, लेज़र बीम डाइवर्ज हो सकती है लेकिन अब उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती है और इस वाले सिनेरियो में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये लेज़र बीम जो है वो डाइवर्ज कर रही है तो इस लेज़र बीम का ऑब्वियसली कोई ना कोई एंगल होगा जिस पे डाइवर्जेंस है। और ये एंगल का इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जितना एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डाइवर्ज किया, जितना थीटा की वैल्यू कम होगी उतना कम डाइवर्ज किया। तो अब यही थीटा हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमारा अननोन है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो लेज़र बीम इस सन के ऊपर मून के ऊपर फॉल कर रही है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोई ना कोई डायमीटर बना रहा है। देखो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट फॉल करवाते हो तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक स्मॉल सर्कल फॉर्म होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है उसका कोई ना कोई डायमीटर है और कोई ना कोई आर्क लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इतना, ये आर्क लेंथ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ द बीम है वो आर्क लेंथ ऑफ द आर्क के इक्वल है। ठीक हो गया। और उसकी वैल्यू कितनी है 2.50 मीटर। सेकेंड थिंग, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ कितना है आर, उसकी वैल्यू ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या हम लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेशंस करनी है। हम लोगों ने फार्मूला डिनोट किया, उस फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट किया और पुट करने के बाद हमने थीटा की वैल्यू को निकाल लिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, थीटा का यूनिट। तो वो यूनिट आप लोगों को याद होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। अच्छा, जब हम सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्रामोफोन नज़र आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको एक डिस्क, बेसिकली ब्लैक कलर में एक डिस्क नज़र आ रही है। ये जो डिस्क है इसका क्या फंक्शन होता है कि यहाँ पर रोटेट करती है। ठीक हो गया। और जैसे ही डिस्क रोटेट करते हैं हमें कोई मेलोडी या कोई म्यूज़िक जो है वो सुनने में मिलता है, मतलब कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल कि जिस स्पीड के साथ ये जो ब्लैक कलर की डिस्क है ये ग्रामोफोन में रोटेट करती है वो स्पीड हमें गिवन है और वो है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक्सेलेरेशन फाइंड करना है, वो एक्सेलेरेशन जिससे जो डिस्क है ये ग्रामोफोन में रोटेट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही डायग्राम दोबारा से ड्रॉ किया, लेकिन डिफरेंस इतना है कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ये डिस्क जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगी तो रेस्ट के ऊपर वेलोसिटी, ऑब्वियसली डिस्क की वेलोसिटी 0 होगी जब डिस्क की रेस्ट पर होगी तो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसी बात को हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल डेटा में लिखा है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रेवोल्यूशन पर मिनट से उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल उसको 2π/60 से कन्वर्ट कर दो तो रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है ईजीली। उसके बाद जो टाइम इंटरवल था मेंशन्ड आपके न्यूमेरिकल में हमने वो डिनोट किया है, जो फाइंड करना है वो चीज़ लिखी है। एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यूज़ को लिखा है, उसके बाद वैल्यूज़ को अंदर पुट किया है तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई है। इसको आपने नोट कर लेना है और यही आंसर है आपका। इसमें हमेशा जो ईजी तरीन न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें यूनिट की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है तो आपने उसको ध्यान रखना है। जो आपका थर्ड न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें सारा डेटा आपको सिंपल वर्डिंग में गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आपको, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक हो गया। आपने फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क को फाइंड आउट करना है। बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए आपको टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। उसमें हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गिवन था उसकी वैल्यू को पुट किया, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया 80। और हमें उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, इसका यूनिट, इसमें कोई राइट नहीं है कि आप इसमें कोई मिस्टेक करो। वो कितना है, जाउल सेकंड। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। उसके बाद टॉर्क को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है और लेकिन हमें पता ही आपकी
क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बेसिकली बात गिवन है, कौन सी बात, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी वाली बात। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू तो फिर 0 होगी, वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। अच्छा, अब उसमें टॉर्क की इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क दोनों के हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ओके, जो अब न्यूमेरिकल नंबर 4 है उसमें क्या सिचुएशन है कि हमारे पास बेसिकली एक रोटेटिंग सिलेंडर है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, और इस सिलेंडर का मास है 5.0 किलोग्राम और जो है रेडियस है 0.20 मीटर। अब हम लोगों ने वो टॉर्क कैलकुलेट करनी है जो इस सिलेंडर के ऊपर अप्लाई हो रही है, उसकी रोटेशन देखो ना, ऊपर एक एरो आपको नज़र आ रहा है। इसका इस एरो का क्या मतलब है कि जो ये सिलेंडर है ये रोटेशन में है, और रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अब उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का रीज़न क्या है, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट तो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अब हम लोगों ने टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर जो है उसको फाइंड आउट करना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, ये आपको गिवन है, लेकिन आपको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए। ठीक हो गया। मास ऑफ द सिलेंडर लिखा, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर की वैल्यू लिखी, गिवन डेटा है, सारा गिवन डेटा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर लिखा हमने। उसके बाद टू फाइंड में क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर और एंगुलर एक्सेलरेशन, वो हमने टू फाइंड में लिखा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ किया, उसमें सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने जो है वो दोबारा से टॉर्क का ही फॉर्मूला लिखा है, लेकिन नीचे वाला टॉर्क एंगुलर मोशन वाले टॉपिक से है, और ऊपर वाला टॉर्क जो है वो आपके सेकंड चैप्टर में से है। तो इन दोनों टॉर्क्स में क्या डिफरेंस है कि वो एंगुलर इफेक्ट के लिए और वो एंगुलर इफेक्ट है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लीनियर कैलकुलेशंस। अच्छा जी, अब यहाँ पर सिंपली हम लोग जो है इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ा के लिए, और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, उसको हमने पुट किया, उसको रीअरेंज किया अल्फ़ा के लिए। ओके, सो अब उसके बाद सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू होगी। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिलेंडर की वैल्यू और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने जो ऑब्टेन कर ली है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो 5.5 है, इसमें बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार फाइंड आउट करना है। कोई स्टार है, हमने उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। और उसकी रेलिवेंट सारा डेटा हमें गिवन है, और डेटा क्या है कि मास ऑफ द स्टार गिवन है, रेडियस ऑफ द स्टार गिवन है, टाइम पीरियड ऑफ द स्टार गिवन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कि वो टाइम पीरियड ऑफ द स्टार क्या है कि वो वन कंप्लीट रोटेशन अपनी ही एक्सिस के जो है अराउंड वो वन कंप्लीट रोटेशन कितने अरसे में पूरी करता है, वो कितना 20 डेज़। उस 20 डेज़ को हमने कन्वर्ट किया है, इसकी कन्वर्जन की है सेकेंड्स में, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है उनको लिखा है। एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला क्या पता है कि एंगुलर जो है मोमेंटम किसके इक्वल है, उसका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमारे पास आई अननोन है, तो हमने क्योंकि जो स्टार है वो बेसिकली जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनको हम एज अ सफ़ियर डील करते हैं। तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ फॉर सफ़ियर है ये, ठीक है। ये आई की वैल्यू सफ़ियर की जो वैल्यू होती है ये उसकी इक्वल है, उसको हमने यहाँ पे पुट करना है। और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा 2π/t के इक्वल होती है, ये याद कर लें ये वाली एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को भी पुट कर दिया है, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को मैंने ज़रा नेक्स्ट स्टेप में पुट किया है, ठीक है। उसमें हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो हम लोगों को कैलकुलेट करनी थी, और हमारे पास आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। अब इस फॉर्मूला में बेसिकली हम लोगों ने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू को पुट किया है, इसको सॉल्व किया है, वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक कार है जो कि 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अराउंड अ सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 100 मीटर, ठीक है। अब हम लोगों ने वो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है जो गाड़ी को
टुवर्ड्स द सेंटर खींच रही है, वो फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास डेटा क्या है, मास ऑफ द कार गिवन है, स्पीड ऑफ द कार किलोमीटर पर आवर में गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, रेडियस ऑफ द कर्व गिवन है। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, उसको हमने लिख लेना। बहुत ही सिंपल और ईजी न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, नॉर्मली जो आर्मी के प्लेन्स वगैरह होते हैं ना, उनका एक ये भी एक स्टंट होता है कि वो बिल्कुल वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जाकर एक लूप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली, इस तरह वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे, एक वर्टिकल लूप बनाएंगे, या वर्टिकली लोअर डायरेक्शन में आएंगे और एक वर्टिकल लूप बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जब उस तरह से वर्टिकल लूप बनाते हैं तो वो क्या हमारे पास लीस्ट स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, जिससे ये वर्टिकल लूप फॉर्म करते वक्त जो एरोप्लेन है वो डाउनवर्ड नीचे ना गिर जाए, बिकॉज एरोप्लेन हवा के प्रेशर से चलता है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक होगी वो नीचे गिरेगा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी मिनिमम स्पीड है कि इतनी स्पीड बरकरार रखेगा पायलट तो ही वो वर्टिकल लूप बना सकता है, अदरवाइज़ वो नीचे गिर जाएगा। तो हमने वो मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, G=v²/r। ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया, v²=gr, और उसके बाद हमने यहाँ से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली। ये वो स्पीड है जिसके साथ जो है जो कि उसको सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए पायलट को ये स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी अगर वो ये चाहता है कि उसका एरोप्लेन नीचे ना फॉल कर जाए। तो अब गिवन डेटा क्या है, रेडियस ऑफ द लूप गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। किलोमीटर में रेडियस है, उसको मीटर में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। अब लीस्ट स्पीड ऑफ द एयरप्लेन को फाइंड करने फॉर्मूला मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था, सिंपली अपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 5.8 न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें रेशो फाइंड आउट करने के लिए कहा है बिटवीन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मून। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है पहले ये समझते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो ये एक शेडेड मैंने एक सर्कुलर सफियर बनाया, ये हमारा मून है और मून को हमने जूम्ड फॉर्म में बनाया हुआ है और अर्थ हमने जूम नहीं की हुई, ठीक है, तो हमें मून ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन सिचुएशन क्या है कि ये अर्थ है और जैसे मैं पता है मून अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो अब उसकी मोशन कंटिन्यू है। हमें ये भी पता है कि मून अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, तो हमारे पास वो भी गिवन है। तो अगर जो मून जिस मोमेंटम के साथ स्पिन करता है उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और जिस मोमेंटम के साथ वो एक अपनी ऑर्बिटल मोशन को कंटिन्यू करता है उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को LS से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को L0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमारा ये जो मून है ये अपने ही एक्सिस के अराउंड जो स्पिन मोशन करता है तब ये एज अ सफियर बिहेव करता है। तो जब एज अ सफियर बिहेव कर रहा होता है तब उसका एंगुलर जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू सफियर वाली वैल्यू होगी, मतलब कि 2/5 mr²। अच्छा जी, लेकिन जब वो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा होता है अराउंड द अर्थ, तो अब जो एक सर्कल बन रहा है वो एक हूप है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मून। तो अब एक हूप के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो कितनी होती है, mr²। एक और बात, यहाँ पर जो रेडियस ऑफ द सन है वो कैपिटल आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पर कैपिटल R लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्मॉल r का जिक्र किया है, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस काउंट आउट करेंगे ना, बिकॉज हम इस वाले हूप की बात करें तो इस वाले हूप का रेडियस लेंगे, तो हूप का रेडियस स्मॉल r है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये भी गिवन है आपके स्टेटमेंट में। तो हमारे पास अर्थ और मून के बिटवीन का डिस्टेंस गिवन है, उसको मैंने लिखा, और हमारे पास रेडियस ऑफ द मून गिवन है, मैंने उसको लिखा, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रेशियो बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए पहले हमें सेपरेटली स्पिन एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखो उसमें, उसके लिए कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एज अ स्फीयर बिहेव करता है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को लिखो और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। उसके बाद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास कुछ इस वाले फॉर्मूला से गिवन है, फ़र्क सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू का पड़ेगा। जब हम हूप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना है। जैसे ही कंपेयर करेंगे m से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2/5 आई इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ को पुट करो तो हमारे पास रेशियो की वैल्यू निकल आएगी, यही आपका रिजल्ट है।
ये हम लोग अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें 5.9। अच्छा, हमें पता है कि जो अर्थ है वो अपने रेडियस के अराउंड मतलब जो है वो एक रिवॉल्व और ऑर्बिटिंग मोशन तो उसकी होती ही है, लेकिन अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है। ठीक हो गया, ये हमें पता है। अच्छा जी, अर्थ का रेडियस क्या है? आर वैल्यू है। अर्थ का रेडियस एक फिक्स क्वांटिटी है। अर्थ अपने ही अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है और कंप्लीट रेवोल्यूशन कब करती है? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है 1 दिन के अंदर। ये हमें पता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल कुछ ऐसा प्रोसेस हो गया है जिसके बाद जो अर्थ है वो श्रिंक कर गई है, सुकर गई है। ठीक है, अब क्या हुआ श्रिंक करने की वजह से कि जो इसका रेडियस है वो उसकी प्रीवियस रेडियस की वैल्यू की निस्बत हाफ रह गया। मतलब इसको मैं हाफ कर लूँ तो मेरे पास जो साइज़ आ रहा है वो अर्थ का साइज़ हो गया उसके सुकड़ने की वजह से। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अब यहाँ पर ये हुआ। अच्छा, अब कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए अब उसे कितना टाइम चाहिए? उसने कहा कि इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 1 दिन चाहिए, लेकिन अगर इसी का साइज़ कम कर दो तो उसको वो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए? ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखने वाली है कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तब वेलोसिटी की वैल्यू कम है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई। तो इन दोनों में एक रिवर्स रिलेशन चल रहा होता है। अब वो रिवर्स रिलेशन क्या बताता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का जो प्रोडक्ट है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए वो सेम इक्वल रहेगा इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि इस वाले फर्स्ट से सेकंड केस में आते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज़रूर कम हो जाता है, लेकिन उसी रफ्तार से स्पीड भी आफ्टर प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, पहले कम थी। जिसकी वजह से क्या हम कंक्लूड करेंगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम है वो L1 वो L2 के इक्वल है। ठीक हो गया, बिकॉज जिस रफ्तार से आई बढ़ेगा उसी रफ्तार से ओमेगा कम हो जाएगा। अब डेटा क्या गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है 1 डे का, उसको लिखा जो कि 24 आवर्स की इक्वल होता है। हमने कैलकुलेशन का आंसर भी आवर्स में ही निकालना है। अच्छा जी, टाइम पीरियड हमारे पास अननोन है कि अब जब छोटा हो गया श्रिंक हो गया तो उसको कितना टाइम लगेगा 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने में। अब हम लोगों ने लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखा, उसमें हम लोगों ने I1 की वैल्यू को पुट किया, I2 की वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हम लोगों ने I1 और I2 की वैल्यू उसकी इक्वेशन को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 1 सेकेंड, हाँ अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर? अच्छा, क्योंकि अर्थ का जिक्र है, अर्थ सफ़ियर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सफ़ियर की ही वैल्यू होगी, ये बात याद रखनी है। जो अब पहले वाला बिफोर द प्रोसेस R1 एज इट इज़ ही रहेगा, लेकिन आफ्टर द प्रोसेस R2 की वैल्यू जो है वो R1/2 की इक्वल है। उसको यहाँ पर अपने सब पुट ज़रूर करना है, उसको सॉल्व करना है। हमारे पास कुछ ये आंसर आएगा, इसको ऊपर पुट कर दो यहाँ पर, तो कुछ इस फॉर्म में आएगा। M से कैंसिल हो जाएगा, R से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये यहाँ पर हम दोबारा से ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब लास्ट न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अर्थ है और ये सैटेलाइट है, और जो सैटेलाइट है उसको हम लोगों ने लॉन्च करवाया है कि इस तरह से उसको लॉन्च करवाया है कि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दें। अब हम लोगों ने बेसिकली वो स्पीड फाइंड आउट करनी है जिससे ये जो और सैटेलाइट है ये जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उसकी डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस के ऊपर रोटेट कर रहा है? वो h डिस्टेंस के ऊपर रोटेट कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? बेसिकली h क्या वो समझ लो कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है सेंटर से लेकर उसकी सरफेस तक का डिस्टेंस r, तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल R नज़र आ रहा है। ठीक है, h क्या है? अर्थ का सैटेलाइट तक का डिस्टेंस h है, और स्मॉल r क्या है? जिसमें r भी आ जाता है और h भी आ जाता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैं कह सकती हूँ कि स्मॉल r रेडियस प्लस हाइट की इक्वल है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? वो स्पीड जिससे सैटेलाइट जो है वो अराउंड द अर्थ मूव करे और अर्थ के अंदर आके नहीं गिर रही। अब रेडियस ऑफ द अर्थ किलोमीटर में था, उसको हम लोगों ने बेसिकली मीटर में कन्वर्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर हाइट ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट गिवन थी, उसको भी हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया। मास ऑफ द अर्थ गिवन था। अब हमने ऑर्बिटिंग स्पीड को फाइंड आउट करना है। ऑर्बिटिंग स्पीड का ये फॉर्मूला आपके बुक में गिवन है, वहाँ से आपने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो किसकी इक्वल है? h प्लस कैपिटल R की इक्वल है। ये ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं, सिंपली उसकी वैल्यूज़ को पुट करो यहाँ पर, सारी बाकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मीटर में आया है, सॉरी मीटर पर सेकेंड में आया, लेकिन इसको आप किलोमीटर पर सेकेंड में और बेहतर तरीके कन्वर्ट कर लो, बिकॉज ऑर्बिटिंग वेलोसिटी ज़्यादातर इसी तरह से होती है। तो ये यहाँ तक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे चैप्टर नंबर 5 के। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।